ऐलाने ट्रंप हमारे सामने है। क्या ये नए युद्ध की कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं? आखिर कौन सी नई चाल यूरोप के लिए चलने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? रूस यूक्रेन युद्ध का अंजाम अब क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े ऐलान किए। उन्होंने दावा किया कि ज़ेलेंस्की युद्ध विराम चाहते हैं और ओवल ऑफिस में बहस के लिए वो खेद जता चुके हैं। उधर ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ मिनरल डील के लिए तैयार हैं। ट्रंप ज़ेलेंस्की के लिए नरम दिखे तो चीन पर काफी ज्यादा सख्ती दिखाते भी नजर आए। तो ये अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं ट्रंप के संबोधन के बाद। और बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। डोनेट्स्क में देखिए रूस का भीषण अटैक हुआ है। बॉम्बर सुखोई 34 से गिराए गए हैं बॉम्ब। फैब 500 बॉम्ब से बारूदी प्रहार किया गया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में तबाही मच गई है। रूस के एरोस्पेस फोर्स का एक्शन ये देखिए आपके सामने। और इधर क्रेमिना में यूक्रेन का बारूदी प्रहार, फेनिक्स यूनिट का रूस पर अटैक। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान, यूक्रेन के कई हथियार तबाह। और इस बीच यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार की खबर है। यूक्रेन का रूस में बारूदी हमला। सिजरान में तेल रिफाइनरी पर अटैक हो गया है। हमले से तेल रिफाइनरी में देखिए कैसे भीषण आग लग गई। वहीं यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण हमले। कीव, सूमी, खार्किव, ओडेसा में अटैक। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला। और देखिए अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। दुनिया की नजर आज ट्रंप के भाषण पर थी। ट्रंप ने अपने संबोधन में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। हालांकि ट्रंप अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की को लेकर काफी नरम नजर आए। ट्रंप ने बताया कि ज़ेलेंस्की ने उन्हें चिट्ठी लिखी है और ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के डील पर राजी होने की भी जानकारी दी। यानी जो मिनरल डील खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही थी ओवल ऑफिस में हुई झड़प बहस के बाद, अब उस डील के लिए ज़ेलेंस्की तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने चिट्ठी लिखकर ये बताया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो एक चिट्ठी का जिक्र किया ट्रंप ने और एक तरीके से आप देखें कि ये कहकर उन्होंने शांति की जो मृत उम्मीदें थी उस पर संजीवनी छिड़कने की कोशिश की है। इस बीच देखिए ट्रंप की ललकार किस किस को सामने आई। देखिए यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ये ट्रंप ने कहा है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण और क्रूर संघर्ष चल रहा है और जंग में रूस यूक्रेन के लोगों की मौत हुई है, लाखों लोगों की मौत हुई है, घायल हुए लोग, तबाही का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की रक्षा के लिए सैकड़ों अरब डॉलर भेजे हैं, यह भी उन्होंने कहा। यूरोप को लेकर क्या कह रहे हैं? तो यूरोप ने यूक्रेन की कम मदद की है लेकिन रूसी तेल गैस ज्यादा खरीदा है। बाइडेन ने यूरोप से ज्यादा पैसा यूक्रेन को दिया है। इस तरह से उन्होंने यूरोप को भी एड्रेस करते हुए ये बातें कही हैं। तो देखिए बड़ा सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की को लेकर ट्रंप का संदेश क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से यह बताया गया है कि ज़ेलेंस्की अब अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो मिनरल डील की बात कही गई थी उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो कुछ ओवल ऑफिस में हुआ उसको लेकर खेद भी जताया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से, यानी मान मनोबल की कोशिश की गई है। ज़ेलेंस्की पर ट्रंप का संदेश क्या है ये देखिए। ज़ेलेंस्की ने माफी मांगी, ट्रंप ने उन्हें माफ कर दिया। ट्रंप को रेयर मिनरल चाहिए, इसके लिए माफ किया क्या? यह सवाल है। रूस यूक्रेन युद्ध में अपना कारोबार देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक राष्ट्रपति नहीं, बिजनेसमैन की तरह देश चला रहे हैं ट्रंप। अपने भाषण में ज़ेलेंस्की के खिलाफ वो कुछ नहीं बोले।
यानी सीधे तौर पर जेलेंस्की का जो रुख है, जेलेंस्की की जो चिट्ठी है, अब कहीं ना कहीं जेलेंस्की को अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी रवि, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। बिल्कुल हालात बदल गए और बात भी बदल गई। देखिए खबर आ रही है यूएस से बात करने के लिए जेलेंस्की तैयार हैं। राजनयिकों को जेलेंस्की ने दिए हैं निर्देश और यूएस से संपर्क करने के लिए कहा है। यूएस को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जेलेंस्की का क्या मौजूदा रुख है, वो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है खास मेहमानों का। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ मौजूद हैं, रोबिंदर सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो हो गया। जेलेंस्की पर जो जबरदस्त दबाव डाला गया, क्या वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है? जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में जो कुछ किया, उनके कॉन्फिडेंस की दाद देते हुए पूरे यूरोप ने सिर पर बिठा लिया था उनको, लेकिन अब उसी के लिए जेलेंस्की खेत जताते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका के साथ मिनरल डील के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए 100 घंटे तक जेलेंस्की तो आसमान में थे, लेकिन उसके बाद उनको अकल ठिकाने आई और उन्हें लगा कि ट्रंप से पंगा लेना ठीक नहीं होगा और उन्होंने सरेंडर करने का फैसला किया। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और ट्रंप को लिखी चिट्ठी, और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने उन्हें माफ कर दिया है और अब किसी भी वक्त जेलेंस्की अमेरिका आने का ऐलान कर सकते हैं कि आकर वो यहाँ पर डील साइन करेंगे, और वो डील जिससे अमेरिका को यूक्रेन में मिनरल निकालने का अधिकार मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया था उसे लेकर भी जेलेंस्की ने हामी भर दी है। बल्कि जेलेंस्की ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर यह कहा है कि अगर रूस भी तैयार है तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले युद्धबंदियों को छोड़ दिया जाए, और दूसरी बात यह कि हवाई हमले जो हो रहे हैं वो बंद हो जाए, यानी मिसाइल से जो हमले हो रहे हैं, ड्रोन से जो हमले हो रहे हैं, ये सब बंद हो जाए। तो लब्बो-लुबाब यह है कि शुक्रवार को पूरी दुनिया ने देखा था कि व्हाइट हाउस में किस तरह से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जुबानी जंग हुई थी। जेलेंस्की ने बदतमीजी की थी, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने यह कह दिया था कि हम जेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटाएंगे, और अब जाकर यह लग रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। और अब ट्रंप इस इंतजार में है कि जेलेंस्की आए और उनके शर्तों के मुताबिक जो है सो डील पर साइन करें। तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो दबाव की जो रणनीति थी, ट्रंप ने यहां पर बहुत प्रेशर दिया और उस प्रेशर के सामने जेलेंस्की टिक नहीं पाए और जेलेंस्की अब सरेंडर करके डील साइन करने अमेरिका आने वाले हैं। ये नरम तेवर तो जेलेंस्की के नजर आ रहे हैं, लेकिन दीपक वोरा सर, सवाल घुमा फिरा के मेरा वही है, क्या युद्ध खत्म हो जाएगा? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मैं आपके साथ हूं सर। युद्ध खत्म होने का एक ही तरीका है, जेलेंस्की को घुटने टेकने पड़ेंगे जो उसने अपनी चिट्ठी के जरिए कर दिए हैं। वो सब यूं जो करता था यूरोपियन यूनियन के सामने या अमेरिकन कांग्रेस के सामने, वो सब फूंक निकल गई है उसकी। मैं एक चीज़ बताऊं सर, अमेरिका किस में विश्वास करता है? ये बिल क्लिंटन ने अपने इलेक्शन में कहा था, लोगों ने कहा आपके लिए क्यों वोट करें, जॉर्ज बुश के लिए क्यों नहीं? बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, आर्थिक व्यवस्था। अमेरिका के सामने कौन टेकेगा? मेक्सिको ने, ट्रंप ने खुद कहा 29 हार्डकोर क्रिमिनल्स, ये जो कार्टेल वाले हैं उनको हैंड ओवर। क्यों? अमेरिका की आर्थिक शक्ति से डरता है। आपको मालूम है कि F-16 के बारे में बातचीत हो रही थी पाकिस्तान के साथ, 300-400 मिलियन की डील हम ये करेंगे, 1 रुपया नहीं गया, उन्होंने उठा के एक आईसिस वाले को वहां भेज दिया है कि नहीं, वो अलग बात है, और ट्रंप ने उनका धन्यवाद भी किया। उसके साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता। और जो खबर मुझे आई है सर, मैं वापस आऊंगा आपके स्टूडियो में मंडे को, शायद जेलेंस्की साहब संडे या मंडे को वॉशिंगटन पहुंच जाएंगे और वहां पर हस्ताक्षर करेंगे पीस डील, और पीस डील के साथ साथ मिनरल्स डील पे हस्ताक्षर होगा, दोनों साथ साथ। बिल्कुल, किसी भी वक्त शांति समझौते के लिए मैं तैयार हूं, ये वैसे भी जेलेंस्की ने कह दिया है। यानी जेलेंस्की अमेरिका आने के लिए तैयार हैं, पीस डील पर अपने हस्ताक्षर के लिए तैयार हैं। और इस बीच देखिए यूरोप की यूक्रेन को मदद पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। यूक्रेन को यूरोप कम मदद दे रहा है। यूरोप ने रूस से तेल गैस खरीदने में ज्यादा खर्चा किया। यूरोप ने मदद में $100 अरब खर्च किए। हमने कैंडी खरीदने जैसे $350 बिलियन खर्च कर दिए। कल का उनका बयान याद कीजिए जिसमें वो जो बाइडेन के इस फैसले को मूर्खतापूर्ण करार दे रहे थे। मैं रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के पक्ष में हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर दोहराया।
लेकिन इन सब में कुछ दिलचस्प बातें भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कही हैं। पनामा नहर को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। पनामा नहर को वापस लेकर रहेंगे, एक बार फिर से ये बात दोहराई है कांग्रेस के अंदर, और यूएस कंपनी नहर के पास पोर्ट खरीद रही है, ये ट्रंप ने कहा। तो देखिए, पनामा पर अमेरिका वर्सेस चीन अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर क्या कहा है, आइए जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनने वाला है। पनामा को चीन से वापस लेकर रहेंगे, ये वो कह रहे हैं। हमने नहर पनामा को दी थी, चीन को नहीं, ये क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। नहर बनाने में 38,000 मजदूरों की मौत का भी वो जिक्र करते हैं। पनामा के लिए हमने बहुत अधिक भुगतान किया है, इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना रही है। इसके अर्थ क्या है, ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उसके मायने क्या है? पनामा पर अमेरिका आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। पनामा पर अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ेगा, यह भी साफ तौर पे नजर आ रहा है। जी हां, तो देखिए, ट्रंप को पनामा क्यों चाहिए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 170 देशों के 2000 पोर्ट से सीधे कनेक्ट होता है, और राष्ट्रपति बनने के बाद ही ट्रंप ने पनामा को लेकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। और अब खास बात यह है कि ये जो नहर है, पनामा नहर से दुनिया का 6% समुद्री व्यापार होता है। पनामा से अमेरिका का 14% कारोबार होता है। 75% कार्गो अमेरिका आते जाते हैं। अमेरिका का $270 अरब का कारोबार यहां से होता है। तो इस कारोबार पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। रॉबिंदर सर, एक राष्ट्रपति कम और बिजनेसमैन की तरह ज्यादा सोचते, फैसला लेते नजर आते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? चाहे वो पनामा का जिक्र कर लिया जाए या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में भी कहीं ना कहीं मिनरल डील के जरिए वो फायदा ही देख रहे हैं, नफा नुकसान तौल करके फैसला ले रहे हैं, और एक बिजनेसमैन की तरह पूरी तरह से नजर आते हैं। राष्ट्रपति कम, बिजनेसमैन ज्यादा, मानते हैं आप? यस, बट मैं कहूंगा दोनों का मिश्रण हो रहा है। पनामा के केस में जो हुआ है, ट्रंप कहते हैं हमें कनाल वापस चाहिए हमारे देश को। हुआ क्या, ब्लैक रॉक एक कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजर, 11 ट्रिलियन मैनेज करती है। उसके सीईओ ने ट्रंप से बोला कि पनामा के जो 2 पोर्ट्स हैं, एंट्री और एग्जिट के, वो हम खरीद लेते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, और यहाँ ये हो जाएगा कि अमेरिकन कंपनी कंट्रोल करती है। तो एक करीब $20 बिलियन की डील है जो कि ब्लैक रॉक अक्वायर कर रहा है इन दोनों पोर्ट्स को। तो इसमें बिजनेस भी हो रहा है और स्ट्रेटेजिक भी हो रही है। सिमिलरली मिनरल्स में यस, पैसे वापस आएंगे जो मिनरल का प्रॉफिट होगा, बट उसके अलावा अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा जो ट्रंप को दिख रहा है वो ये है कि चाइना रेयर अर्थ की मार्केट कंट्रोल करता है, जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है, एविएशन में, एरोस्पेस में, कार में, स्ट्रेटेजिकली। तो यूक्रेन से जब मिनरल्स मिल जाएंगे या क्रिटिकल मटेरियल्स, तो अमेरिका की डिपेंडेंसी चाइना पर कम हो जाएगी और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा। तो दोनों चीजों का ये मिक्सचर हो रहा है, बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दोनों का यह मिश्रण नजर आ रहा है, और इस बीच अगर देखा जाए सबसे जो अहम बात है वो अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही लाउड वे में कह रहे हैं कि अमेरिका का इस इंटरेस्ट है वो है सुप्रीम, और इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे। सुमित, बात यहां पर यह है कि एक दौर था जब अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह समझाया कि हमें ग्लोबलाइज करना है, हमें टैरिफ के बॉर्डर्स हटाने हैं, पूरी दुनिया को समझाया कि हमें लिबरल पॉलिसीज अपनानी है। मुझे याद है कि भारत पर कितना दबाव था इस तरह की ट्रीटीज को साइन करने के लिए मनमोहन सिंह के दौर में। क्या यह माने कि वो दौर जा चुका है और अब एक राष्ट्रवाद का एक अलग सा इकोनॉमिक एक्सट्रीमिज्म देखा जा रहा है? क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं? देखिए, अगर आज भी आप देखें रवि, तो आज भी उनके जो पूरे आप कह सकते हैं कि जो एड्रेस था उसका थीम था रिन्यू ऑफ अमेरिकन ड्रीम्स, और लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बार बार जिक्र करते हैं कि हम अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनाने की और कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट की नीति ला रहे हैं। और ये सारी चीजें तभी संभव है जब एक तो उनकी जो सुपर पावर वाली इमेज जो पिछले 4-5 साल से धूमिल हो गई थी उसको रिवाइव करना, दूसरा ये अपने इकोनॉमिक्स चीजों को रिवाइव करना, और ये तभी संभव है जब वो लगातार चीन के दखल को ना सिर्फ अमेरिका में, यूरोप में कम करे, लगातार चीन को सीधा कन्फ्रंट करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी सिक्योरिटी को लगातार जो आप कह सकते हैं कि माइग्रेंट्स को लेकर वो उसको रोकथाम कर सके। और यही डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं, वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज को प्रायोरिटी पर
रखकर सबसे ज्यादा उन्हीं को सॉल्व करना चाहते हैं, और एक बिजनेसमैन के तौर पर वो ये जानते हैं ये तभी हो सकता है जब उनके फाइनेंशियल एड या फिर फाइनेंशियल चीजें कम हो, उनके इकोनॉमी रिवाइव हो, और ये सारे कदम आप देखेंगे इनडायरेक्टली उधर ही लेकर जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि वो उन सभी अलायंस को तोड़ दे जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसी कड़ी में एक बहुत अहम फैसला है ग्रीनलैंड से जुड़ा। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए बड़ा ऐलान कर दिया है, ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे, यह कह दिया है ट्रंप ने। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड अहम है। यूरोपीय देश डेनमार्क में है ग्रीनलैंड। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो ट्रंप की योजना से बिल्कुल अलग जा रही हैं। यूक्रेन के लिए हथियार खरीदेगा यूरोप। एक और बड़ा अपडेट देखिए, हम बता रहे हैं ऐसी खबर, 150 बिलियन पाउंड के वेपन्स खरीदने की योजना है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन का यह बयान सामने आया है। यूक्रेन को सैन्य सहायता में तेजी हम लाएंगे, यूरोप के देशों का ये ऐलान। तो ये फ्यूलिंग यूरोप की तरफ से अभी भी जंग में जारी है। क्या है पूरा मामला, खबर क्या है, चलते हैं समीर के पास। जी हां रवि, यूरोप की जंगी तैयारी जो सामने आ रही है वो रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही ला सकती है। आखिर यूरोप चाहता क्या है, ये देखिए ईयू की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। यूक्रेन को वेपन सप्लाई में तेजी की बात कही जा रही है, यूक्रेन को ज्यादा एयर डिफेंस देंगे, यूरोपीय देश अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे, यानी यूक्रेन को जंग के लिए उकसाने की पूरी कोशिश यूरोप की नजर आती है। 800 बिलियन पाउंड रक्षा बजट करने की तैयारी की जा रही है। इसके मायने जानते हैं क्या है? रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा तेज होगी, यूरोपीय हथियारों से यूक्रेन मजबूत होगा, यूक्रेन से रूस पर हमले ज्यादा होंगे, रूस यूरोप के बीच तनाव बढ़ेगा। और यह बिल्कुल उलट है संजय मेस्टन सर। अमेरिका का जो रुख है, शांति समझौते की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि पीस डील पर हस्ताक्षर करने के लिए जेलेंस्की तैयार हैं, जेलेंस्की भी बयान दे रहे हैं, लेकिन यूरोप तो पूरी तरह से इस जंग को फ्यूल करने की कोशिश में नजर आता है। क्यों? समीर, ये जो यूरोप की स्ट्रैटेजी है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, और इसको मैं बताऊंगा क्यों। देखिए, अब मेरे को ये लग रहा है रशिया यूक्रेन वॉर अब खत्म होने के दौर पे आ रहा है, और ये अगर फेज वाइज मैं बोलूं, सबसे पहला फेज 1 होगा प्रेसिडेंट जेलेंस्की द्वारा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रेयर अर्थ मिनरल डील साइन होगी, और ये जल्दी से जल्दी होगी, और साथ में पीस डील साइन होगी। साथ ही बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। बैकडोर डिप्लोमेसी में जो फेज 2 में मेरे को लगता है इंटरम सीज फायर डिक्लेयर की जाएगी। कारण यह है कि जब इंटरम सीज फायर डिक्लेयर हो जाएगी उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की शायद रियाद में बैठ के आपस में बातचीत करेंगे, क्योंकि अब समाधान ढूंढना है। ग्राउंड पे समाधान क्या निकलेगा उसका भी शायद मेरा अनुमान है कि देखिए, टेरिटरी तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को देनी पड़ेगी। डॉनबैस का पूरा इलाका वो पुतिन के हाथ में जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। का क्या होगा सर फिर? सॉरी, कुर्स्क का क्या होगा? कुर्स्क का मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मैं वही बोलने वाला था। कुर्स्क का ज़ेपोरिज़िया और इसके साथ ये खेरसोन के साथ शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। क्रिमिया इनके हाथ में रहेगा, रूस के हाथ में रहेगा। और साथ में एक और चीज़ होगी, ये जो अभी आपने हथियार यूरोप दे रहा है, ये हथियार मैं इसलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। उसके लिए सिक्योरिटी गारंटी ये है कि जब ये सीज फायर डील हो जाती है, भविष्य में अटैक ना हो यूक्रेन के ऊपर, इसीलिए उसको हथियार देके मजबूत करने की कोशिश है। और यही और सर, क्या कोई ऐसी संभावना भी है कि माइनस अमेरिका एक नेटो हो जिसमें यूक्रेन मेंबर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी लगता है अभी नेटो का तो मेरे को नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, बल्कि ये जो स्टेटमेंट था, देखिए नेटो, प्रेसिडेंट ट्रंप तो बोलते हैं नेटो होना चाहिए। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि हमेशा ये इसकी फंडिंग के ऊपर था कि ये अमेरिका ज्यादा फंडिंग कर रहा है और नेटो अपना डिफेंस बजट नहीं, लेकिन इससे पहले इलॉन मस्क ने तो सीधे सीधे कहा ना कि अमेरिका को नेटो से बाहर हो जाना चाहिए। इस बीच देखिए, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है, अमेरिका में उत्पादन नहीं तो टैरिफ देना होगा। दूसरे देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगाया, भारत समेत कई देश हमसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। अब हम उन देशों के खिलाफ टैरिफ लगाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर नाम ले रहे हैं भारत का, नाम ले रहे हैं चीन का, नाम ले रहे हैं ब्राजील का और कह रहे हैं जैसे को तैसा मिलेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ की वो बात कर रहे हैं। तो ट्रंप का टैरिफ प्लान जिसका जिक्र उन्होंने किया, क्या है ये उनका ये टैरिफ प्लान, इसको भी समझते हैं। टैरिफ पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये ट्रंप ने कह दिया है। दोस्त या दुश्मन सब पर टैरिफ लगाएंगे, जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर उतना ही टैरिफ होगा, यानी जैसे को तैसा। ट्रंप ने कहा भारत, चीन, कोरिया ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, भारत 100% टैरिफ लगाता है, चीन पर ज्यादा टैरिफ। अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। सवाल यह है कि ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर चीन क्या करेगा? क्या चीन से अमेरिका को बराबरी का जवाब मिलेगा? ये सारी बातें अपने आप में बता रही हैं कि पूरा एक ग्लोबल टैक्स एंड टैरिफ का जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट होने वाला है। समीर जी हां, ट्रंप टैरिफ थ्रेट का खौफ बाजारों में और नजर आएगा, इसके बाद यह तय माना जा रहा है। टैरिफ पर ट्रंप को चीन की धमकी। चीन ने कहा अमेरिका से हर तरह का युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका की धमकी से हम डरते नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय का देखिए पहला बयान, डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद यह चीन का पहला रिएक्शन है। टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को जो धमकी दी है, अब उसके ऊपर चीन का बयान आ गया है। कहा गया है कि अमेरिका से हर तरह का युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, यानी वो एक तरह से यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ वॉर के लिए, ट्रेड वॉर के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। वोरा सर, किस तरह से आप इसे देखते हैं? और ये ट्रेड वॉर अब डोनाल्ड ट्रंप के इस संबोधन, इस ऐलान के बाद कहां जाती हुई नजर आ रही है? और जाहिर है आशंका यही है कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, इंक्लूडिंग भारत। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ट्रेड वॉर का शब्द आपने यूज किया, ये तो मीडिया में बहुत यूज होता है। ये कोई वॉर नहीं है। वो कह रहा है जितनी ड्यूटी आप मुझ पे लगाओगे उतनी ड्यूटी मैं आप पे लगाऊंगा, रेसिप्रोकल। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इस समय बिल्कुल खत्म होने वाली है, उसका भी यही सिद्धांत था, दे शुड बी इक्वल एंड रेसिप्रोकल टैरिफ। सर, अगर करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने जिक्र किया था पोकाहोंटास का। पोकाहोंटास के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। ये एक रेड इंडियन प्रिंसेस होती थी 17वीं शताब्दी में। इसने अपने कबीले के साथ, पावहाटन लोग थे, और धोखा किया, एक ब्रिटिश कॉलोनिस्ट से शादी करके लंदन चली गई। लोगों ने बहुत उसकी तारीफ की, फिर वहीं पर मर गई। तो ये सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन की तरफ जो डेमोक्रेट हैं, वो कह रही थी हथियार देते जाओ, यूक्रेन लड़ेगा अगले 100 साल तक। उन्होंने कहा शांति कौन नहीं चाहता? पोकाहोंटास नहीं चाहती है, क्योंकि ये दुश्मन का साथ दे रही है। ये उनका कहना था, सही है गलत है। दूसरा, जब आपने बात की है पीस डील की, पीस डील कौन साइन करेगा सर? ट्रंप और ज़ेलेंस्की, या ज़ेलेंस्की और पुतिन? और ये मिलेंगे रियाद में सर, ये मेरे पास जो मेरे को बताया गया है, ये बहुत जल्दी मिलेंगे, वहां हस्ताक्षर होंगे और फिर ये मिनरल्स डील का साथ साथ इसका भी हस्ताक्षर हो जाएगा। सिक्योरिटी गारंटी मिनरल डील होगी जो ये करना चाहते हैं। ट्रेड वॉर नहीं है सर, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे वो पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी इकोनॉमी को और स्थिर बना सकूं। यानी आप ये कह रहे हैं ना फिर कि ज़ेलेंस्की ने यूरोप की सुरक्षा गारंटी पर नहीं, बल्कि फाइनली अमेरिका की ही सुरक्षा गारंटी जो कि मिनरल डील के तौर पर हासिल हो रही है यूक्रेन को, उस पर ज्यादा भरोसा किया। 100% यूरोप के पास ताकत नहीं है सर। वो उर्सुला वॉन डर लेयन जो मर्जी कहे, $100 बिलियन क्या दोगे? आपके जितने वेपन्स हैं, जनरल मैस्टन मुझसे बेहतर जानते हैं, अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं। कल मस्क साहब ने स्टारलिंक्स बंद कर दिया, तो क्या करोगे? तुम्हारे हथियार तो जाके फिर लंदन में गिरेंगे। ये सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं इन सारे विषयों में अमेरिका के पास एक एडवांटेज है। वो दुनिया को कई तरह से डोमिनेट कर सकता है, और ट्रंप यही शायद दिखाना भी चाहते हैं दुनिया को। रूस और फ्रांस के बीच तनाव बढ़ गया। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भूमध्य सागर में आमने सामने दोनों देश, सुखोई 35 और MQ-9 का आमना सामना हुआ है। तो ये एक और खबर सामने आ रही है, रूस और फ्रांस का आमना सामना। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तब जब ये स्थिति पैदा हो गई, ये देखिए भूमध्य सागर में ये तस्वीरें सामने आई। सुखोई 35 और MQ-9 का आमना सामना यहां पर हो गया। इस वक्त आप देखिए जंग के हालात में ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिस तस्वीर से बचना शायद चाह रहे हैं तमाम देश। देखिए, रूस वर्सेस फ्रांस महायुद्ध का क्या यह आगाज हो सकता है? ऐसी घटनाएं, और इसमें एक चूक क्या एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। सवाल कि क्या रूस और फ्रांस की कोई जंग होने वाली है? इस तरह से कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है। क्या फ्रांस यूक्रेन युद्ध का बदला लेगा?
आशंका ये क्यों जताई जा रही है? भूमध्य सागर में रूस फ्रांस के बीच टेंशन बढ़ी हुई है और फ्रांस ने रूस के बॉम्बर को आगे बढ़ने से रोका है। फ्रांस के ड्रोन MQ-9 और रूस के सुखोई 35 की टक्कर देखने को मिली। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। करीब 3 बार दोनों के बीच टक्कर होते होते बची है। फ्रांस का दावा क्या है? हमारे क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहा था रूसी एयरक्राफ्ट, जानबूझकर युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है रूस के द्वारा। ये देखिए, ये सिचुएशन बन रही है। अब मनीष, ये छिटपुट घटनाओं में रखें इसको पीस से ठीक पहले जो तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि फ्रांस की बात करें, एक ऐसा देश जो रूस का बहुत ही प्रबल विरोधी रहा है, पोलैंड और फ्रांस जैसे देश। देखिए, भले ही ये इसको आप एक इंडिविजुअल इंसिडेंट देखें, लेकिन ये भी बात सच है कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे एक दावानल की भूमिका में आ जाती है। क्योंकि आज की तारीख में रूस और यूरोपीय देशों के बीच में जिस तरह का तनाव है, जिस तरह का कम्युनिकेशन गैप है, उसमें एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी कर सकती है। और इसी वजह से अगर इस तरह की घटनाओं को आप देखें, इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल वाटर में रूस के भी फाइटर जेट जा रहे हैं, फ्रांस के भी फाइटर जेट जा रहे हैं, आमने सामने टक्कर होगी तो वो कहेंगे तुम्हारी गलती, और फिर बात यहीं से आगे बढ़ जाएगी। भले तुरंत लड़ाई ना शुरू हो, लेकिन हालात तो ऐसे ही हैं, आसार ऐसे ही हैं कि यूरोपियन देश अब खुद को इस रूप में देख रहे हैं कि अमेरिका रूस के सामने सरेंडर कर रहा है। देखिए, भले ही ट्रंप ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की मेरे सामने सरेंडर कर रहा है, लेकिन यूरोपीय देशों को यह लग रहा है कि आज की तारीख में अमेरिका पुतिन के सामने सरेंडर कर रहा है। और तब यूरोप की सुरक्षा का क्या होगा? तो यूरोप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि 100 में से 33 कंपनियां हथियार की यूरोप के पास है। हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध यूरोप ने ही लड़ा था। ऐसी स्थिति में अगर कल के दिन में हालात खराब होते तो रूस और यूरोप की जंग हो सकती। ठीक बात है। लेकिन संजय मैस्टन सर, जब जंग लड़ने वाला ही पीस डील के लिए तैयार है तो यूरोप क्या कर लेगा? जबरदस्ती थोड़ी जंग के मैदान में बनाकर रखा जाएगा जेलेंस्की को। बिल्कुल, देखिए, यूरोप का जो अभी रोल है ओवरऑल मेरे को मार्जिनलाइज्ड लग रहा है। इसके कारण यह है कि शांति प्रक्रिया कौन चाहता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन, और उसको सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ है प्रेसिडेंट ट्रंप का। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे को लगता है रियाद में ये तीनों लीडर्स की टॉक होगी और अभी बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत चल रही। इसमें यूरोप को अभी शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूरोप अभी जो स्टारमेयर और ये मैक्रोन के साथ टॉक्स हुए थे और किंग चार्ल्स ने भी इसको जेलेंस्की को वहां पर एक ऑडियंस दिया था। मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सही समय में अच्छा दाव खेला है कि यूरोप को, क्योंकि जो अभी जो मीटिंग्स हुई थी यूरोप में, उसकी वजह से ये जो चिट्ठी गई है और उन्होंने ट्रंप को, ये जेलेंस्की को माफ कर दिया है, अप्रिशिएट कर दिया है, तो ये यूरोप को थोड़ा अलग स्तर कर दिया है। कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद में यूरोप के लिए भी एक संदेश है। संदेश शायद यही है कि वो इस खतरे को बहुत लंबे समय तक नहीं टाल सकता कि वो हर बार अमेरिका से डिक्टेट हो और अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरा यूरोपियन सिक्योरिटी apparatus भी बदल जाएगा इन हालातों में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।